हेलो एवरीवन। हम लोग सम मॉडिफिकेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स का टॉपिक देख रहे थे और मैंने आपको 13 मॉडिफिकेशंस दिखाई थी और फाइनल कंक्लूजन हम लोगों ने ये ड्रॉ करी थी कि ट्यूरिंग मशीन की जो पावर है दैट इज द पावर ऑफ लॉजिक इटसेल्फ। तो ट्यूरिंग मशीन से पावरफुल मशीन हम लोग बना ही नहीं सकते एज लॉन्ग एज हम लोग लॉजिक तक अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें। तो इससे पावरफुल मशीन हमारे पास नहीं बन सकती, लेकिन अगर जैसे जैसे रिसर्च होगी धीरे धीरे लॉजिक से इंट्यूशन की तरफ हम लोग जब शिफ्ट होंगे तो शायद कुछ इससे पावरफुल मशीन बन जाएगी। लेकिन जब तक हम इंट्यूशन पर शिफ्ट नहीं होंगे, मतलब हमारी कंसंट्रेशन लॉजिक तक ही रहेगी, हम इससे पावरफुल मशीन कोई नहीं बना सकते। ठीक है। और मैंने आपको 13 मॉडिफिकेशंस दिखाई थी ट्यूरिंग मशीन की लास्ट लेक्चर में, और सभी हमारी एक्चुअल या यू कैन से स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की पावर को बढ़ा नहीं पाई थी, है ना। उतनी ही पावर आ रही थी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रही थी पावर। लग रहा था कि शायद पावर ज्यादा आ जाएगी, जैसे मल्टी टेप हो गई या मल्टी ट्रैक हो गई, तो लग रहा था कि शायद हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में तो सिंगल टेप है और सिंगल ट्रैक है, लेकिन अगर हमने मल्टीपल ट्रैक्स लगा दी तो शायद पावर बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं बढ़ी। ऐसी मल्टीपल टेप्स लगाने से शायद पावर बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं बढ़ी। तो किसी भी तरीके से हम पावर नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि हमारी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया और फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि ट्यूरिंग मशीन की पावर भाई लॉजिक की पावर है। ठीक है, जितना लॉजिक कर सकता है ना, जितना लॉजिक की ताकत है उतनी ही ट्यूरिंग मशीन की ताकत है। तो बस उससे ऊपर हम लोग बढ़ ही नहीं सकते, चाहे हम कैसी मर्जी मॉडिफिकेशन कर लें ट्यूरिंग मशीन में। तो मतलब जो जैसे भी मॉडिफिकेशन करो, जो भी आप कुछ एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा कुछ भी लगा लो आप ट्यूरिंग मशीन के साथ, एक्स्ट्रा हेड्स लगा लो, एक्स्ट्रा टेप लगा लो, एक्स्ट्रा ट्रैक्स लगा लो, कुछ भी कर लो, जो हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसकी पावर से हम ज्यादा नहीं कर पा रहे अभी तक। ठीक है। ओके, और अदर अभी तक क्या कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉजिक की पावर जितनी है उतनी हमारी ट्यूरिंग मशीन की पावर है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो जब तक हम लोग लॉजिक तक रेस्ट्रिक्टेड है हम कुछ नहीं कर सकते। लॉजिक से ऊपर अगर हम इंट्यूशन की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे इंट्यूशन लोगों को समझ में आएगी और उस पर रिसर्च हो रही है आजकल, वैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोनी, सब आपने सुना होगा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब चीजों में रिसर्च चल रही है। तो जब इंट्यूशन प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी और इंट्यूशन की तरफ हम शिफ्ट होंगे, मशीन हमारी इंट्यूटिव काम करना शुरू करेंगी, तो शायद कुछ पावरफुल मशीन बन जाएगी ट्यूरिंग मशीन से। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। ठीक है। ओके, तो प्लीज हमें ये सब ध्यान रखना है। तो सिंपल बात याद रखनी है भाई, आंख बंद करके बोल देना भाई, अगर कोई कहता है कि स्टैंडर्ड मशीन से ज्यादा पावरफुल मशीन है, चुपचाप से फॉल्स बोल देना। गेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपको लग रहा है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड मशीन है उससे आपको लग रहा है कि शायद इसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम कर रखा होगा, एक्स्ट्रा ट्रैक लगा रखे होंगे, एक्स्ट्रा टेप लगा रखी होगी, एंड ऑन, आंख बंद करके बोल देना भाई स्टैंडर्ड मशीन से ऊपर पावरफुल नहीं है ये। ठीक है, थिंक समझ पा रहे हो, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। ठीक है जी। तो अच्छा, उसके बाद हमने 12 मॉडिफिकेशन देख ली थी। 13th मॉडिफिकेशन अब हम लोग देखेंगे, दैट इज एनडीटीएम, दैट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। मैं आपको थोड़ा सा पहले आइडिया देता हूँ ये क्या है, उसके बाद फिर मैं इसके डीप में जाऊंगा। देखो भाई, एनडीटीएम क्या है, बहुत ज्यादा हमारे को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक से मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटरमिनिज्म से अपने आप से समझ में आ रहा होगा भाई। जैसे डिटरमिनिस्टिक जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन थी, मैंने आपको बहुत बार समझाया था, इट इज डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो क्यू क्रॉस टाउ से क्या था भाई, क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस डी, है ना। तो डायरेक्शन कैन बी इधर लेफ्ट और राइट। ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन होता था डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का। दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक का कैसा होगा, जैसे हम एफएमए करते थे, एफएमएम क्या कहते थे भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू, ये होता था हमारा डीएफए का। और एनएफए का क्या होता था भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर क्यू। तो बिल्कुल वही चीज हमारे पास यहाँ पे आएगी। नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन कैसा होगा भाई, क्यू क्रॉस टाउ इंप्लाइज 2 पावर क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस डी, है ना। मतलब कोई भी सबसेट आप उठा सकते हो क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस डी का। ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, है ना। वही बात है, ज्यादा इतना बोलूंगा तो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। आपको हल्का फुल्का आइडिया लग रहा होगा, अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। जैसे सपोज कर लो, हम बोल देते हैं कोई इस टाइप से कोई मूव लिख के दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो जैसे हमने लिखा है डेल्टा क्यू नॉट कॉमा ए, तो इट गोज टू से Q1 स्टेट, ए पे जाता है, ए को ए रहने देता है, लेफ्ट मूव करता है, या फिर कॉमा डाल के हम लिख देंगे ना, Q2 स्टेट पे जाता है, ए को बी बना देता है और राइट मूव करता है ना। या फिर जितने देना चाहो आप दे सकते हो, बट फाइनाइट देना, ऑब्वियस सी बात है ना, फाइनाइट देना, इनफाइनाइट मत दे देना। हाँ जी, तो फिर Q3 और से हम लिख लेते हैं से एक्स बना देते हैं और लेफ्ट मूव करते हैं। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जैसे आप जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्यू क्रॉस टाउ दिस विल बी फाइनाइट, तो 2 पावर क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस डी दैट विल बी ऑब्वियसली फाइनाइट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई ये चीज फाइनाइट है ना, क्योंकि जो टेप अल्फाबेट है वो भी हमारे पास फाइनाइट है, स्टेट्स भी फाइनाइट है, तो क्यू क्रॉस टाउ ऑब्वियसली फाइनाइट होगा, तो 2 पावर फाइनाइट ही हम करेंगे यहाँ पे, है ना। क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस डी आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी फाइनाइट ही आएगा। तो 2 पावर फाइनाइट विल बी ऑलवेज फाइनाइट। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो लिखना है ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ चॉइसेस से लिखनी है, इनफाइनाइट ऑब्वियसली आ ही नहीं सकती।
ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ठीक है जी, तो किसी स्टेट पे है, कोई हमने कोई टेप सिंबल पढ़ा, तो पढ़ने के बाद हमारे पास अब चॉइसेस हैं, जो चॉइस आप फॉलो करना चाहो आप वो चॉइस फॉलो कर सकते हो। तो यही बेसिक मीनिंग होगा 2 पावर q क्रॉस टाउ क्रॉस t का, है ना, मतलब सबसेट उठाना बस और कुछ नहीं। सब बातें पता है भैया आपको, मेरे से क्यों ज्यादा रिपीट करा रहे हो, आपको सब नॉलेज होगी। अगर आपने मेरे टीओसी के वीडियो स्टार्टिंग से देख रखे हैं तो ये सब चीजें आप एक झटके में पकड़ गए होगे, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, तो q क्रॉस टाउ इंप्लाइज 2 पावर q क्रॉस टाउ क्रॉस t। तो ये हो जाएगा भाई नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो वही सबसेट वाली बात है, सब पता होगा आप लोगों को। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, वीडियो लंबा ही होगा और कुछ नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट है। ठीक है, ये सब चीजें आप, और इतना कुछ आना भी नहीं है इसमें से, इसलिए मैं इसमें ज्यादा इतना टाइम स्पेंड करना भी नहीं चाह रहा। ठीक है जी, तो ये चीज हमारे को क्लियर है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि जो नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है ऑब्वियसली उसकी पावर ज्यादा होगी डिटरमिनिस्टिक वाली से, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा के आया हूँ, डिटरमिनिस्टिक वाली जो हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है ना भाई, इससे ऊपर या इससे पावरफुल मशीन आज तक कोई बनी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्योंकि इसकी पावर लॉजिक की पावर है ना, तो बस वही वही बात है, फिर ये कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं पाएगी। लेकिन फिर इसको थोड़ा सा प्रूव कैसे करें, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ प्रूव कैसे करना है। ठीक है, तो इतना वैसे करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, है ना। और एक लाइन जो अभी प्रूफ करूंगा उससे एक बड़ी ब्यूटीफुल सी लाइन निकलेगी, वो लाइन आपको रिमेंबर करके रखनी है। और रिमेंबर क्या, जब मैं आपको प्रॉपर प्रूफ दे दूंगा तो आपको अपने से समझ में भी आ जाएगा कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, हल्का फुल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो भाई, हम अब मैं क्या करता हूं, आपको लग रहा है ना कि जो एनडीटीएम है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म है। एनडीटीएम हैज मोर पावर देन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, है ना, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिज्म है, हमारे पास चॉइसेस हैं, कोई भी मूव लगा सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक में तो कोई चॉइस नहीं होती, तो ऑब्वियसली इसकी पावर कम आएगी, इसकी पावर ज्यादा आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पावर सेम है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको एनडीटीएम सिमुलेट करा के दिखा देता हूं। ठीक है, सिमुलेट एनडीटीएम, एनडीटीएम विद डीटीएम। अगर मैंने आपको डीटीएम से एनडीटीएम बना करके दिखा दी तो बस मेरी बात वहीं खत्म हो जाएगी। मैं क्या बोल दूंगा कि दोनों की पावर सेम है। जैसे मैं आपको क्या कहता था, एनएफए से डीएफए कन्वर्जन एल्गोरिथम, मैंने आपको एक एल्गोरिथम पढ़ा दिया था, और एल्गोरिथम पढ़ाते मैंने क्या कह दिया था, आपको लगता होगा कि एनएफए में पावर ज्यादा है, लेकिन जब हमने कन्वर्जन दिखा दी थी एनएफए से डीएफए कन्वर्जन, तो हमने बोल देता कि हाँ जी दोनों की पावर सेम है। तो ऐसे ही मैं अब आपको एक रादर वही बात है, प्रॉपर एल्गोरिथम में तो हम लोग नहीं जाएंगे कि एनडीटीएम को डीटीएम में कैसे कन्वर्ट करना है एंड सो ऑन। नो डाउट ये एग्जिस्ट करता है, ये आ जाएगा क्वेश्चन कि देयर इज एल्गोरिथम टू कन्वर्ट एनडीटीएम टू डीटीएम। यस, दिस इज अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। ठीक है, पर वो एल्गोरिथम इतना अजीब होगा कि हमारे को उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, और वो इतना बड़ा होगा कि वो सब टाइम बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि देयर इज एल्गोरिथम फॉर कन्वर्जन ऑफ, ये आप वही बात है, आप मेरे से काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी में घुसो, क्वेश्चंस कराओ, तो धीरे धीरे मैं घुसता ही जा रहा हूँ भाई, है ना, ये सब क्वेश्चंस आते ही जा रहे हैं। तो अब आ जाएगा देयर इज एल्गोरिथम फॉर कन्वर्जन ऑफ एनडीटीएम टू डीटीएम। यस, 100% देयर इज एन एल्गोरिथम, क्योंकि डिसाइडेबल प्रॉब्लम निकलेगी, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी एनडीटीएम दे दोगे मैं उसको डीटीएम में कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ। दिस इज अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो एल्गोरिथम मतलब डिसाइडेबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो डिसाइडेबल है तो हाँ जी बस बिल्कुल एल्गोरिथम होगा मेरे पास, बट वही बात है उसमें हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होगा भी बड़ा अजीब सा, हमारे को करना भी क्या है। तो वही बात है, बार बार समझा रहा हूं, मैं उस एल्गोरिथम में नहीं घुस रहा हूं, मैं आपको बस एक सिमुलेट करके दिखा रहा हूं कि हाँ जी हो सकता है, बस और कुछ नहीं। मैं अब आपको दिखाता हूं कैसे हम काम करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर एल्गोरिथम प्रॉपर चीजों में हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं आपको कन्वर्जन दिखाता हूं, मतलब कैसे सिमुलेट करती है ये। देखो भाई, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जो डीटीएम होगी ना, हम उसको 3 टेप डीटीएम ले लेते हैं। ठीक है, बहुत रफली, पूरा एग्जैक्ट डिटेल और पूरा वो सब मैं नहीं कराऊंगा, मैं बस रफली बताऊंगा आपको। 3 टेप डीटीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एक ये फर्स्ट टेप, दिस इज योर सेकंड टेप, एंड दिस इज योर थर्ड टेप। ठीक है, तो फर्स्ट टेप पे हम लोगों ने अपना इनपुट स्टोर करके रखा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, इसी इनपुट को हम लोग कॉपी करके इस पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और इस टेप पे हम लोग यू कैन से स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग में कुछ नंबर्स लेके आएंगे। स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग में नंबर्स लाएंगे, क्या है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, और उसके हिसाब से फिर हमारी मशीन चलती है। तो मैं अब आपको समझाता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। पहली बात तो आपके मन में आएगा, ठीक है ये तो हमारा इनपुट स्ट्रिंग जो कि हमारे को एक्सेप्ट करवाना है या रिजेक्ट कराना है, जो भी करना है, मतलब उसको वो हमने इनपुट रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, इसको कॉपी यहाँ पे क्यों करा, ये आपके मन में सवाल आएगा, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कर लो डेल्टा क्यू नॉट कॉमा ए, दैट इज से हमारे पास चॉइसेस है ना, जैसे हमने लिख लिया से Q1 A L, है ना, Q2 B R, उसके बाद फिर Q3 X L, है ना। सपोज कर लो 3 चॉइसेस है मेरे पास। ठीक है, 3 चॉइस, दिस इज चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3। ऐसे ही मल्टीपल अलग अलग मूव्स होंगे और सबकी अलग अलग चॉइसेस होंगी। से हम क्या करेंगे ना, जिस जिस भी मूव में सबसे ज्यादा चॉइसेस होंगे ना, हम उसको पकड़ लेंगे। सपोज कर लो इसमें 5 चॉइसेस है मेरे पास, तो दिस इज माई बिगेस्ट नंबर 5। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग में ना
बेस 5 में नंबर जनरेट करना शुरू कर दूंगा। बेस 5 में नंबर मतलब वही बात है, आप थोड़ा सा डिजिटल वाली बात है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो मैं दिखा देता हूँ आपको। बेस 5 में जैसे नंबर देखो कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले नंबर आएगा जी 0, है ना, फिर 1, फिर रादर 0 को छोड़ दो अभी आप, है ना, तो हम 1 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस 5 को भी छोड़ो, वही बात है, अगर क्योंकि मैं डिजिटल वाली बातें करूंगा, बेस 5 की बात करूंगा तो फिर वो 0 से गिनती शुरू हो जाएगी। तो हम लोग 1 से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, 1 to 5 तक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर 1 2 3 4 5, तो थोड़ा अच्छा बोल दो, स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग वाली बात ही कर लेते हैं। ऐसे बेस वाली बात करेंगे तो आप कंफ्यूज होगे, छोड़ दो उसको, बेस वाली बात को छोड़ दो, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग में नंबर हमारे को पैदा करना, तो कैसे पैदा कराएंगे भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप देखो अब 5 तक हमारे खत्म हो गए ना, अब मैं क्या बोलूंगा, फिर 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। अच्छा जी, अब ये खत्म हो गया ना, अब यहाँ पे 1 को मैं 2 बना दूंगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, अब फिर वही बात, 5 खत्म हो गया ना, अब यहाँ पे 3 ले आऊंगा, ऐसे चलते चलते डॉट 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 डॉट, ठीक है, हम पहुंचेंगे 5 5 पे। फिर हम क्या करेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे जी 1 1 1 पे आ जाएंगे, मतलब 3 डिजिट के शुरू हो जाएंगे, फिर 1 1 2, फिर आप आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना, अब 1 1 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही फिर हम लोग 1 1 5 पे आएंगे, 1 1 5 पे आएंगे, उसके बाद फिर 1 2 1 1 2 2 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम ऐसे नंबर्स जनरेट करते रहेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग। ये जो हमने जनरेट करके दिखाया इसको स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो बेस वाली बात से भी मैं बोल सकता था, फिर वही बात है, वहां पे कंफ्यूजन आता है, फिर बेस 5 लेके चलते तो 0 से लेकर 4 तक हमारे पास डिजिट्स होती, तो हम लोग वैसे चल लेते, तो वैसे भी चल सकते थे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना था हमारे को। बट वही बात है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल तो ये लगेगा कि इसको नंबर 1 दो, नंबर 2 दो, नंबर 3 दो, फिर हमारे इसको ऐसे बोलते हैं 0 1 2, इसको नंबर 0 दे देते, इसको 1 दे देते, इसको 2 दे देते, तो वो अजीब सा लगता थोड़ा सा, है ना, और कुछ नहीं। तो कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो दिस इज द गुड वे ना, क्योंकि जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको समझ आ जाए ना कि स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग क्या होती है। तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग हम इस टाइप से चलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, फिर 1 1 1 2 1 3, ऐसे एंड सो ऑन, चलते चलते ऐसे ऐसे हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग, इतना समझ में आ गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना हम लोग स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग में नंबर्स जनरेट करते रहेंगे। अब जैसे सपोज करो नंबर है हमारे पास 2 3 4 5 6, ये कोई नंबर आ गया, ऐसे चलते चलते ये तो चलते रहेंगे हम लोग ऐसे। ट्यूरिंग मशीन ये सब काम कर सकती है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, इन्यूमरेशन करना ट्यूरिंग मशीन के बस की बात होती है। तो ट्यूरिंग मशीन ये इन्यूमरेशन करके दे देगी हमारे को, है ना, स्टैंडर्ड ऑर्डर में स्ट्रिंग जनरेट पैदा करके दे देगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये सब चीजें। अभी रफली समझ लो कि ये कर सकती है ट्यूरिंग मशीन। तो ठीक है जी, तो ट्यूरिंग मशीन ने यहाँ पे क्या करना है भाई, इस वाली टेप पे ऐसे स्टैंडर्ड ऑर्डर में नंबर जनरेट करते रहने हैं। आप सपोज कर लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गया जी 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम फर्स्ट मूव चलाएंगे ना, जैसे इनिशियल स्टेट पे होंगे, जैसे देखो क्यू नॉट इनिशियल स्टेट पे होंगे, यहाँ से ए पढ़ा, तो हम लोग यहाँ पे जैसे चॉइसेस थी 1 2, जो भी चॉइसेस थी उसमें से आप सेकंड चॉइस पिक करोगे, बात समझ आई। अच्छा, सेकंड चॉइस पिक करने के बाद से हम चले गए से Q2 स्टेट पे चले गए। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर आपने Q2 पे पढ़ा होगा से बी, तो अब यहाँ से फिर आपको, अब यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइसेस होंगी, तो उसमें से आपको थर्ड चॉइस पिक करनी है, समझ पा रहे हो। ऐसी थर्ड चॉइस जब आपने पिक करी से हम जा रहे होंगे Q3 स्टेट पे, और Q3 से हम सी पढ़ रहे होंगे, कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे, तो फिर वहां पे जाकर के हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे, उसमें से हम लोग फोर्थ चॉइस पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर था, ठीक है। तो एंड सॉ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कॉपी क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, हम यहाँ पे मूव चला रहे हैं, हम ए को बी बना रहे होंगे, बी को सी बना रहे होंगे, एंड सॉ, तो उससे दिक्कत आ रही होगी ना भाई। तो जो भी हमारा इनपुट होगा, जो एग्जैक्ट इनपुट होगा वो चेंज हो रहा होगा, तो अगर इनपुट ही चेंज होगा तो फिर हम पुराना इनपुट कैसे लाएंगे। तो उसके लिए हमने एक टेप पे इनपुट स्टोर करके रखा हुआ है, और उसी इनपुट को हम कॉपी करके, जो भी यहाँ पे यू कैन से स्टैंडर्ड ऑर्डर में स्ट्रिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव चला करके यहाँ पे चेंजेस करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल चेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे चेंज करें तो हमारा ओरिजिनल इनपुट ही डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर हम अपना पुराना इनपुट लाएंगे कहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे चला लेते हैं, जो कुछ चलाया बात बन गई तो ठीक है, नहीं बात बनी तो इसको हटा देंगे, और यहाँ से जो एक्चुअल इनपुट था फिर दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से मूव चला लेंगे, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग यू कैन से डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का बिहेवियर सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस वही बात है, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग में नंबर्स लेके आते चले जा रहे हैं, और स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग में नंबर लाने के बाद हम उसको मतलब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि सर व्हाट अबाउट दिस केस, कि आपने तो बोल दिया यहाँ से सेकंड चॉइस, यहाँ से थर्ड चॉइस, यहाँ से फोर्थ चॉइस, अगर यहाँ पे फोर्थ चॉइस है ही नहीं तो फिर, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर लिया था ना भाई, सॉरी फॉर दैट, हाँ, सबसे बड़ा नंबर हमने यहाँ से लिया था ना भाई, मैंने बोला था कि 5 ले लेना। जैसे देखो क्यू नॉट ए पे यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइस थी, ऐसे कोई और मूव होगा जिसमें 2 चॉइसेस होंगे, किसी में ए की चॉइस होगी, किसी में 3 चॉइसेस होंगी, एंड सो ऐसे किसी में 5 चॉइसेस होंगी। एक चॉइस का मतलब समझ पा रहे हो, मतलब एक ही नंबर है, मतलब एक ही है यहाँ पे, जैसे ये है ना, दिस इज 1, तो और कोई मतलब वे आउट ही नहीं हमारे, मतलब इसको आप रफली समझ सकते हैं कि 0 चॉइस थी,
है ना? वही बात है, आप जितना मैं बोलूँगा उतना टेंशन पैदा होगी, मैं इतना करना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एक्चुअली जितना टाइम सेव करो ना उतना टाइम बर्बाद होता चला जाता है और कुछ नहीं। ये देखो जैसे Q1A से Q2B, हाँ जी, तो Q2B और R अगर यही एक ही है और कुछ है ही नहीं, तो मैंने इसको रफली 1 चॉइस बोल दिया। तो ये चॉइस क्या मतलब, बोलोगे कि यहाँ पे तो कोई वे आउट है ही नहीं, तो हमारे को यही चलाना पड़ेगा, मतलब इसको नंबर 1 दे दो और क्या करोगे? नंबर तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसे मतलब यहाँ पे 2, 3 नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने रफली आपको समझाने की कोशिश करी है। हाँ जी, तो फिर जैसे हम कोई ऐसे मूव होगा हमारे पास जहाँ पे इस तरीके से हम 5 नंबर्स दे पा रहे होंगे, मतलब 5 अलग-अलग वेज होंगे हमारे पास। यू कैन से 5 अलग-अलग चॉइसेस हैं। समझ पा रहे हो? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 चॉइस, या आप बोल दो एक ही चॉइस है यहीं जाना पड़ेगा और क्या, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे अगर चॉइस को एज़ अ डायलेमा समझते हो, तो आप बोल सकते थे यहाँ पे कि 0 चॉइस है हमारे पास। तो वही जैसे आपका मन करे भई वैसे बोलो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितना मैं बोलूँगा उतना टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो। दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो मैंने अभी थोड़ी देर में एक लाइन इम्पोर्टेंट बोलनी है वो इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अभी और कुछ नहीं है। ठीक है? आप रफली समझते जाओ मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि व व 1 चॉइस मतलब एक ही चॉइस है, यहीं पे आपको जाना पड़ेगा। आप इस टाइप से समझ लो, ठीक है? हाँ जी, तो फिर ऐसे ही 1, 2, 3 ऐसे अलग-अलग होंगी, तो से हमने बोल दिया कि किसी मूव पे हमारे पास मैक्सिमम 5 चॉइसेस आई थी। बाकियों के पास नहीं है 5, सिर्फ एक के पास 5 थी। तो उस चक्कर में मैंने फिर ऐसे स्टैंडर्ड ऑर्डर में 5 तक के लिए हमने पैदा करवाने शुरू कर दिए। तो अब हो सकता था, अब जैसे अब हम जैसे किसी जैसे 2, 3, 4 आया, ठीक है? अब सॉरी यहाँ पे 6 तो आना ही नहीं था ना, सॉरी फॉर दैट। 6 कैसे लाओगे भई? 5 तक हम चल रहे थे। ठीक है? तो 5 तक ही चल रहे थे, तो फिर 6 नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है? हाँ जी, तो 2, 3, 4, 5 से 2 ऐसे कुछ लिख लो, जो आपका मन करे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, तो फिर 4 आया, मेन बात यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे आ गया जी 4। तो 4 आने के बाद जैसे देखो फर्स्ट पहली बारी हमने चॉइस नंबर 2 पकड़ ली, फिर उसके बाद हमने चॉइस नंबर 3 पकड़ ली और फिर उसके बाद हमने पकड़ी चॉइस नंबर 4, बट चॉइस नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे थी ही नहीं, यहाँ पे सपोज़ कर लो एक ही चॉइस थी, जैसे ये ऐसा ही कुछ था, इस तरह से कुछ था, ठीक है? या फिर 2 ही चॉइस थी हमारे पास, मतलब कॉमा डाल के हमने बस 2 ही लिखे हुए थे। तो फिर क्या करें? है ना? तो फिर यहाँ पे तो 4 कह रहा है, तो फिर हम ऐसे ऑर्डरिंग को रिजेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्डरिंग पे आएँगे, है ना? मतलब नेक्स्ट नंबर पे आएँगे तो 2, 3, 4, 5, 3 आ जाएगा। सॉरी 2, 3, 4, 5, 3 हाँ, ठीक है 2, 3, 4, 5, 2 था अभी, फिर 2, 3, 4, 5, 3 देन 2, 3, 4, 5 4 एंड सो ऑन ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। समझ पा रहे हो? तो जो-जो रिजेक्ट हो जाएँगे उनको छोड़ते चले जाएँगे, जो बाकी नहीं तो हम कोशिश करते चले जाएँगे और क्या होगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, तो अब देखो, अब मैं एक बड़ी ब्यूटीफुल बात आपको बोलूँगा कि अब हो सकता था कि यहाँ पे कोई एक ऐसा यू कैन से स्टैंडर्ड ऑर्डरिंग में नंबर आएगा, जिससे हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मतलब भटकने के बहुत रास्ते होंगे, एक्सेप्ट करने का एक ही वे होगा। अगर हमारे पास वो वे आ गया, तो हम बोल देंगे ठीक है जी, जैसे सपोज़ कर लेंगे कि यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, 5 और 2 शायद इसी से एक्सेप्ट हो जाए, तो हम बोल देंगे कि ठीक है, ये स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है? अदरवाइज़ नहीं तो हम ट्राई करते ही चले जाएँगे। अगर एक्सेप्ट नहीं होना होगा, तो दिस मशीन ऑब्वियसली विल नॉट हॉल्ट। और ऑब्वियसली आपको पता है ट्यूरिंग मशीन में नॉट हॉल्ट, कोई जरूरी नहीं कि ट्यूरिंग मशीन ने हॉल्ट करने करना है, तो एनडीटीएम भी तो शायद फंसती होगी। जरूरी थोड़ी है कि एनडीटीएम भी हमारे पास एक्सेप्ट करके बात करती होगी, नहीं। अगर ट्यूरिंग मशीन एनडीटीएम ने एक्सेप्ट नहीं करना होगा तो वो भी हैंग होती होगी, तो ऑब्वियसली फिर डिटरमिनिस्टिव मशीन भी हमारी हैंग हो रही है, क्योंकि जब उसने एक्सेप्ट नहीं करना होगा तो हैंग ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्डर में आप जनरेट करते ही चले जाओगे, चलते ही चले जाओगे, एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा तो क्या करें? लगे रहोगे, इट विल नॉट हॉल्ट। ठीक है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। हाँ, अब आएगी जी मेन बात, अब आएगी मेन बात। अब एक बात ये सोचो, जैसे आप स्टैंडर्ड ऑर्डर में स्ट्रिंग्स करते जा रहे थे, है ना? मतलब ये नंबर्स पैदा करते चले जा रहे थे। अब ये 1 का मतलब समझ रहे हो ना? 1 का मतलब क्या है जी? जो आपका पास जो यहाँ पे शुरू में सबसे पहले देखो इनिशियली हमने 1 से शुरू किया होगा। तो 1 का मतलब क्या रहा होगा कि आपने सिर्फ जो भी आपने मूव चलाया उसकी सिर्फ पहली चॉइस को पिक करके अपना काम खत्म करने की कोशिश करी। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे फिर सेकंड चॉइस पिक करने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले मूव में सेकंड चॉइस, फिर पहले मूव में थर्ड चॉइस, फिर पहले मूव में फोर्थ चॉइस, फिर पहले मूव में फिफ्थ चॉइस। ठीक है? ये ऐसे चलाना है आपको। अब जो चॉइस नहीं होगी हम उसको रिजेक्ट करते चले जाएँगे। जैसे सपोज़ कर लो पहले मूव में 3 ही चॉइसेस थी, 4 और 5 मतलब 4th और 5th चॉइस है ही नहीं, सिर्फ 3 ही चॉइसेस थी, तो ठीक है, ये और ये हमारे रिजेक्ट हो जाएँगे। उसके बाद फिर हम आएँगे 1-1 पे, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले मूव में फर्स्ट चॉइस, फिर सेकंड मूव भी आपको चलाना है, तो उसमें फर्स्ट चॉइस। समझ पा रहे हो? तो ये पहली बार में सिर्फ एक-एक मूव से हम एक-एक स्टेप से जा रहे हैं कि शायद ट्यूरिंग मशीन हमारा एक्सेप्ट कर जाए। क्या पता एक ही लेंथ का स्ट्रिंग हो, अगर 1 लेंथ का स्ट्रिंग हुआ तो वो 1 स्टेप में एक्सेप्ट होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर 2 लेंथ का स्ट्रिंग होगा तो शायद वो 2 स्टेप में एक्सेप्ट होने की कोशिश करेगा, पर वही बात है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 स्टेप में एक्सेप्ट हो जाए, और 1 लेंथ का होगा तो जरूरी नहीं कि वो 1 लेंथ में एक्सेप्ट हो जाए, एंड सो ऑन। बट रफली मैं कोशिश कर रहा हूँ कहने की कि अगर एक्सेप्ट होना होगा तो एक स्टेप में शायद वो हो जाएगा। ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ रफली रफली जितना कोई बात है, मैं बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होंगी। ये टॉपिक बड़े अजीब-अजीब हैं, तो मैं नहीं चाह रहा ज्यादा बोलने वाला मतलब दिक्कत ही होना है। ठीक है? तो रफली आपको समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये मत बोल देना कि जो हमने 1-1 लिखे हैं तो फिर ये तो फिर इनका तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन इनका फायदा है। शायद एक ही लेंथ का स्ट्रिंग हो और आपने सपोज कर लो ओनली सिंगल एक्सेप्ट करवाना है, तो सिंगल एक्सेप्ट करवाना है तो ठीक है जी, तो सिर्फ एक ही मुंह से होगा।
ठीक है, आई थिंक आपसे कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब ये बकवास नहीं, ये मूवी भी चलते हैं। ठीक है, वैसे 2 लेंथ के आएंगे, फिर 3 लेंथ के, फिर 4 लेंथ के, एंड सोने से हम चलते ही चले जाएंगे। और अगर एक्सेप्ट नहीं होना होगा स्ट्रिंग तो नहीं होगा भाई, और क्या होगा, ये हॉल्ट नहीं करेगी। ठीक है, हाँ, और अगर स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होना होगा तो कोई ना कोई यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस आएगा जिससे हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो कितनी ब्यूटीफुल बात मैं बोलता हूँ। देखो अब मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे सपोज कर लो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर था ना भाई, है ना, जैसे मैक्सिमम चॉइसेस जो थी, जैसे यहाँ पे 5 थी, तो सपोज कर लो मैक्सिमम चॉइसेस आर हैं अगर हमारे पास। ठीक है, इफ यू हैव आर चॉइसेस, तो हमने पहले आर चॉइसेस ट्यूरिंग मशीन में चला के देखी होंगी। ये वही बात है, जैसे ये सिंगल सिंगल डिजिट वाली बात नहीं बनी होगी, तो फिर डबल डिजिट पे आएंगे, डबल डिजिट पे आएंगे तो फिर वो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ट्रिपल डिजिट पे आएंगे R3, फिर 4 डिजिट पे आएंगे R4, फिर 5 डिजिट पे आएंगे R5, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो थिंक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग r पावर n तक चले गए, तो फिर ये जीपी बन गया, तो सम कितना हो जाएगा जी, r पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो रफली मैं इतना कहना चाहता हूं, इस सब को छोड़ो, इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात इतनी करो कि एक्सपोनेंशियल टाइम लेगी, एक्सपोनेंशियल टाइम लेगी कौन, नॉन सॉरी डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। अगर डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम लेगी काम को करने के लिए, मतलब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। बट एनडीटीएम क्या करती होगी, एनडीटीएम को आप इमेजिन करो जस्ट लाइक अ मैजिक मशीन। इट इज जस्ट लाइक अ मैजिक मशीन। मैजिक मशीन का मतलब क्या है, वो जैसे आप वो मैजिशियन होते हैं ना, वो ऐसे एक गोला से लेके बैठे होते हैं और ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ कुछ हाथ हिलाते हैं, देखते होंगे आप लोग सीरियल्स में, हाथ हिलाएंगे बोलेंगे ओहो आपका फ्यूचर तो ऐसा है, आपका फ्यूचर तो ऐसा होगा। और पता नहीं कितने कितने न्यूमरोलॉजिस्ट और पता नहीं ये जो पामिस्ट होते हैं ऑन यूट्यूब पे वीडियो शायद आपने कभी देखे हो, या कुछ टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा, ऐसे अजीब अजीब सी कोई लेडीज बैठी होती है मोटी मोटी सी, और वो ऐसे एक ऐसे गोला से लेके बैठी होती है और ऐसे ऐसे कुछ कुछ हाथ मारती है और फिर कहती है ओहो मेरे को तो आपका दिख रहा है कि आपका आगे फ्यूचर ऐसा है, आप ऐसे करोगे वैसे करोगे एंड सो ऑन। तो वैसे ही समझ लो आप। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक एनडीटी में जस्ट लाइक अ मैजिक मशीन, और ऐसे वो गोल दायरे में ऐसे ऐसे कुछ कुछ करती है और उसको सीक्वेंस फटाफट पता लग जाती है एक ही झटके में। बोलती है जी 2 3 4 5, ऐसे अगर 5 तक हमारे पास मैक्सिमम है तो 2 3 4 5, 2 3 2 2 1 3 6, 6 क्यों आ रहा है बार बार, सॉरी फॉर दैट, 5 1 2 3, ये सीक्वेंस है जी। ये सीक्वेंस चलाते ही मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाता है। ये इतनी ब्यूटीफुल बात है। तो एनडीटीएम इज जस्ट लाइक अ मैजिक मशीन, वो एक सीक्वेंस आपको एक झटके में बता देती है, और वही सीक्वेंस आप चला करके आपको पता लग जाता है कि हमारा आंसर आ गया। रफली समझा रहा हूं मैं आपको, समझ पा रहे हो। तो अगर आप एनडीटीएम की बात कर रहे हो, तो एनडीटीएम इज जस्ट लाइक अ मैजिक मशीन। वो क्या करती है, वो ये सीक्वेंस आपको ऐसे दे देती है, और ये सीक्वेंस आप चलाते हो स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। तो इसलिए उसने शायद पॉलिनोमियल टाइम में आंसर कर दिया। लेकिन जो अगर आप एनडीटीएम को डिटरमिनिस्टिक मशीन से सिमुलेट कर रहे हो, जो एक्चुअली बात है, ये तो बकवास बात होगी ना, ऐसे तो होता थोड़ी है ना। तो लेकिन अगर एक्चुअली में आप काम करने की कोशिश करोगे तो यहां तक पहुंचने में भी एक्सपोनेंशियल टाइम ऑब्वियसली लगना है, इतना बड़ा स्ट्रिंग है भाई ये। ठीक है, तो पहले आपने 1 2 3 4 5 ऐसे लाएगा, फिर 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 लेंथ पे आएगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इतना इतना लंबा स्ट्रिंग लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो आप समझ पा रहे हो एक्सपोनेंशियल टाइम वाली कहानी है ये सारी। ठीक है, रफली मैं बातें कर रहा हूं आपके साथ, थोड़ा सा फीलिंग देने के लिए। मैं चाहता तो एक झटके में बोल के भाग जाता, लेकिन मैं भागा नहीं हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, जितना समझ में आया दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। मोर क्या, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो इतना ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है इस टॉपिक में। रफली मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी दिक्कत आई तो आप थोड़ा सा इसको वीडियो को रिवाइंड करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको। द मेन थिंग इज एनडीटीएम इज जस्ट लाइक योर मैजिक मशीन, ये नंबर आपको फटाफट दे देती है, लेकिन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन को ये नंबर पता लगाने में उसकी जान निकल जाती है, वो बेचारी लगी रहती है लगी रहती है लगी रहती है ना, शुरू शुरू से 1 2 3 4 5, फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचेगी और उसके बाद स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन ये एक झटके में बता देती है। ठीक है, तो मैं अब इतनी बात कहूंगा कि अगर किसी प्रॉब्लम को, या यू कैन से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने में एनडीटीएम अगर पॉलिनोमियल टाइम लगा रही है, तो डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन उसी काम को करने में एक्सपोनेंशियल टाइम लगाएगी। ठीक है, ये है क्रक्स जो आपको पकड़ना था। ये आएगा क्वेश्चन गेट एग्जाम में कि इफ अ प्रॉब्लम, सिंपल बात करो, स्ट्रिंग में बात करो, सिंपल प्रॉब्लम की बात करो, इफ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एनडीटीएम इन पॉलिनोमियल टाइम, देन द सेम प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन नॉन इन एक्सपोनेंशियल टाइम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इफ अ प्रॉब्लम is solved by NDTM in P time, मतलब polynomial time, then same problem is solved by
DTM इन नॉन पॉलिनोमियल, यार थोड़ा अच्छे से लिखे तो अभी मैं एक्सपोनेंशियल टाइम लिख देता हूं बस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टाइम, ठीक है। तो फिर यहीं से ही फिर वही बात है, पी क्लास एनपी क्लास प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं सिर्फ आपका एक रफली बैकग्राउंड बना कर छोड़ रहा हूँ, इसके ऊपर हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल बात, इफ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एनडीटीएम इन पी टाइम, मतलब पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। पी का मतलब वही बात है, अभी पी क्लास में पी अलग होता है, मैंने यहाँ पे पी का मतलब आपको बता रहा हूँ पॉलिनोमियल, polynomial time, then same problem can be solved by deterministic Turing machine in exponential time। थोड़ी सी फीलिंग आ गई, बस मेरे को थोड़ी सी फीलिंग चाहिए आपके अंदर, कुछ नहीं चाहिए। कोरे रट्टे मैं आपको बार बार समझाता हूँ भाई, प्योर सीधा मैं आपको सीधा क्रैमिंग करवा दूं, वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ आपके साथ, लेकिन कुछ कुछ इंट्यूटिव आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, एटलीस्ट कि आपके मन में कुछ फीलिंग तो रहे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है भाई, है ना। नहीं तो मैं यही स्टेटमेंट देके भाग जाता कि इफ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एनडीटीएम इन polynomial time, then the same problem can be solved by DTM in exponential time, ठीक है। तो फिर वही बात है, ये आपको फिर थोड़ी सी अजीब लगती बात है ना, तो इसलिए फिर मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से कुछ कुछ ऊपर ऊपर से आइडिया आपको दे दिया, ताकि हल्का सा तो आपको कुछ पता रहे। सीधा ऐसे बता के भाग जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एटलीस्ट कुछ इंट्यूटिव आइडिया तो हो, सारा सीधा थोड़ी रट्टे मारे जाते हैं भाई, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, ठीक है जी। तो अब यहीं से फिर पी क्लास एनपी क्लास प्रॉब्लम आती है। पी क्लास प्रॉब्लम क्या होती है, इफ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये सारी बातें, थोड़ी थोड़ी है बस, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो पी क्लास प्रॉब्लम क्या होती है भाई, ठीक है। आपने सुना होगा प्रॉब्लम्स दो टाइप की होती हैं, एक पी क्लास प्रॉब्लम और एक एनपी क्लास प्रॉब्लम, है ना, पी क्लास प्रॉब्लम और एक एनपी क्लास प्रॉब्लम। तो पी क्लास प्रॉब्लम क्या होती है भाई, डीटीएम पे पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगा, डीटीएम पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल, डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। मैं लिख देता हूँ, पी का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, पी का मतलब पॉलिनोमियल नहीं होता, पी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। और एनपी क्लास प्रॉब्लम में एनपी क्या होता है भाई, एनपी नॉन पॉलिनोमियल नहीं होता, एनपी होता है भाई नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। तो अगर कोई प्रॉब्लम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती है, हम उसको एनपी क्लास प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती है, हम उसको पी क्लास प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ऊपर गेट एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने फिर भी काफी हद तक एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एनडीटीएम इन पॉलिनोमियल टाइम, देन द सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन एक्सपोनेंशियल टाइम। तो वही बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली देखो, इन इन पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल टाइम, ठीक है, वो डिपेंड करेगा एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी है कैसी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा कंसर्न मत करना कि एनडीटीएम में पॉलिनोमियल टाइम में अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो फिर डीटीएम पे कैसे सॉल्व होगी, हमेशा एक्सपोनेंशियल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सपोनेंशियल टाइम लेगी, इट में टेक पॉलिनोमियल आल्सो एंड इट में टेक नॉन एक्सपोनेंशियल आल्सो, ठीक है। तो एनपी क्लास प्रॉब्लम को देखो, मैंने क्या बोला भाई, नॉन डिटरमिनिस्टिक मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होगा। अब एक बात ये सोचो, देखो सिंपल बात ऐसे समझो, पी क्लास प्रॉब्लम जो है वो डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती है। अरे भाई, जो डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती है, तो नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे भी तो वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होगी, उसको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। तो पी क्लास प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, मतलब डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉब्लम डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व होती होगी, वो नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होगी। तो उसमें बात की टेंशन मत लेना, ठीक है, दिस इज 100% ट्रू। हाँ, और जो एनपी क्लास प्रॉब्लम होती है, वो नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व होती है, ठीक है। हमारे को इतना पता है। अब वही बात है, फिर मेरे को पी एनपी सारा फिर पूरा घुसना ही पड़ जाएगा, फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मैं इतना ज्यादा अपने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो जो एनपी क्लास है वो नॉन डिटरमिनिस्टिक मशीन पे पॉलिनोमियल टाइप पे सॉल्व होती है। अब हो सकता है कि वही प्रॉब्लम डिटरमिनिस्टिक पे एक्सपोनेंशियल टाइप में सॉल्व होगी, या हो सकता है यही प्रॉब्लम डिटरमिनिस्टिक मशीन पे पॉलिनोमियल टाइप में सॉल्व होगी। तो फिर वही बात आएगी, तभी हम बोल देंगे कि एवरी पी इज एनपी, बट एवरी एनपी मे और मे नॉट बी पी। वो अभी ओपन क्लास प्रॉब्लम है, वो हमारे को भी पता नहीं कि पी इज इक्वल टू एनपी है या नहीं है, ठीक है। बट इतना तो पता है कि पी अंदर मतलब कि पी इज सबसेट ऑफ एनपी। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, वही बात है, फिर मैं डायग्राम बना दूंगा तो अजीब सी फिर कहानी हो जाएगी। ये चीज सबको पता है, लेकिन ये चीज अभी नहीं पता कि प्रॉपर सबसेट है या नहीं, ये चीज नहीं पता, ठीक है। ये चीज है या नहीं है, दिस इज अभी ओपन प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो पता है कि प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है, मतलब सबसेट है इतना पता है, लेकिन प्रॉपर है या नहीं है वो अभी नहीं पता लग रहा,
ठीक है, तो प्रॉपर होने का मतलब क्या होगा कि कोई एनपी प्रॉब्लम दिखाओ जो कि पी ना हो एंड सो ऑन, तो फिर वही बात है, वो अभी तक नहीं पता लग रहा। ठीक है, तो आई थिंक आ गया होगा समझ में। मैं बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि ये सिलेबस का नहीं है टॉपिक, अभी हमारा पी एनपी क्लास इतना आता ही नहीं है, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा इसमें घुसना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक, देखो एनपी क्लास प्रॉब्लम का मतलब क्या है, सिर्फ एक बात मैं बस और बोल देता हूँ। एनपी क्लास प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व होगी। अब आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम है जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वही प्रॉब्लम डिटर्मिनिस्टिक पे एक्सपोनेंशियल टाइम लेगी। वो ले सकती है, जरूरी नहीं कि वो लेगी। तो मतलब हो सकता है कि यही प्रॉब्लम जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व हो रही है, हो सकता है कि वो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे भी पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व हो जाए, तब वो फिर हमारी पी क्लास प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम ले रही है बट डिटर्मिनिस्टिक पे जाके एक्सपोनेंशियल टाइम ले रही है फिलहाल, अभी उसके लिए कोई वही बात है प्रॉपर अभी अच्छा एल्गोरिथम नहीं बना है, तो फिलहाल वो अगर एक्सपोनेंशियल टाइम ले रही है तो ठीक है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एनपी क्लास प्रॉब्लम ही बोलेंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है अभी फिलहाल उसको हम पी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अभी उसके लिए एल्गोरिथम को बना नहीं है, आगे क्या पता कोई बना के खड़ा कर दे, तो अभी उसके बाद की तो मेरे को गारंटी है नहीं आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है। ठीक है, तो प्लीज ये सेंटेंस शायद आपको थोड़ा इंग्लिश ठीक ना लग रही हो तो प्लीज सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पे जो इंट्यूशन जो कहना चाह रहा हूँ मैं वो एक बार और बोल देता हूँ कि इफ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय डिटरमिनिस्टिक एंड नॉट डिटरमिनिस्टिक मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम, देन सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय डिटरमिनिस्टिक मशीन इन एक्सपोनेंशियल टाइम, है ना। तो सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय डीटीएम इन पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल टाइम। ठीक है, थोड़ा अच्छे से हम लिखेंगे तो पॉलिनोमियल टाइम भी ले सकती है, वो एक्सपोनेंशियल टाइम भी ले सकती है, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, और वही बात है, बार बार मैं बोल रहा हूँ इतना घुसने की जरूरत ही नहीं है भाई, है ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और ये गेट से एक्स्ट्रा चल रहा है, और एक्स्ट्रा फिलहाल अभी पढ़ने का हमारे को फायदा है नहीं, इतना गेट एग्जाम में भी नहीं आना। ठीक है, चलो ठीक है जी, दैट्स इट। बस मैंने काफी कुछ बोल दिया, मैं नाना करते करते मैं पी एन पी और इससे में भी घुस गया, मेरे को घुसना नहीं चाहिए था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ जी, तो बस आपको बस मेरे को ये थोड़ा सा समझाना था कि ये आ सकता है कि अगर हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन अगर पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर रही है, तो हो सकता है डिटर्मिनिस्टिक पे वो एक्सपोनेंशियल टाइम ले जाए। तो वही मैंने एक्सपोनेंशियल टाइम प्रूव करने के लिए आपको ये सारा अच्छे से लॉजिक समझाया था, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है पी एनपी क्लासेस पढ़ना है तो प्लीज आप अपने आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं गेट एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको डिटेल में सारा समझा दूंगा, पी क्या है, एनपी क्या है, एंड सो ऑन, पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन एंड सो ऑन, वो सब चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, टाइम बचेगा तो मैं जरूर दिखा दूंगा आपको। ठीक है जी, तो बेसिक आइडिया थिंक आपको लग चुका है कि एनडीटीएम की लगता होगा कि ज्यादा पावरफुल डीटीएम से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका दिखा दिया है, मैंने आपको सिमुलेट करके दिखा दिया एनडीटीएम में डीटीएम, और रफली आप इसको एज एल्गोरिथम समझ सकते हो कि इस तरीके से हम लोग चला सकते हैं। एक वे आ गया ना, एल्गोरिथम का मतलब क्या, एक वे आ गया जैसे कि हम ये सब करके दिखा रहे हैं, आपको कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, बट वही बात है, फिर कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इसको एल्गोरिथम क्यों कह रही है, हॉल्ट नहीं कर रही है एंड सो ऑन, तो इसलिए फिर मैंने बोला था ज्यादा इतना इसमें टर्मिनोलॉजीज में और इस सब में मत घुसो। रफली मैंने आपको एक तरीका दिखाया सिमुलेट करने का, एनडीटीएम विद डीटीएम। अगर हम ये सब करने में कामयाब हो गए तो देखो मैंने आपको कामयाब करके दिखा दिया, तो अब आपको इंट्यूशन से समझ में आ चुका है कि दोनों की पावर सेम है। ऐसा नहीं है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन ज्यादा पावरफुल होगी बजाय डिटर्मिनिस्टिक मशीन के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ओके, हाँ जी, तो अब देखो जैसे अब ठीक है, बस दैट्स इट। मैं ज्यादा बोलूंगा ना तो टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। ओके, हाँ जी, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, एनडीटीएम और डीटीएम की पावर सेम है, जो मेन क्रक्स है वो यही है कि एनडीटीएम और डीटीएम की पावर एकदम सेम है, बस दैट्स इट। और ज्यादा इतना करने की जरूरत भी नहीं थी आपको। ठीक है, बट फिर भी मैंने नाना करते करते बहुत कुछ आपको समझा दिया है। ठीक है जी, तो पावर ऑफ एनडीटीएम एंड डीटीएम इज सेम, एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। ठीक है, और इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो एनडीटीएम का ये है, क्यू क्रॉस टाउ इंप्लाइज टू पावर क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस डी, और आपका डिटरमिनिस्टिक रिलेशन का क्या होता था, क्यू क्रॉस टाउ इंप्लाइज क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस डी। अच्छा, और स्टैंडर्ड रिलेशन हमारी कैसी थी, डिटरमिनिस्टिक थी। और ये नॉन डिटरमिनिस्टिक रिलेशन क्या है, एक वेरिएशन है स्टैंडर्ड रिलेशन की। लगता होगा पावर ज्यादा है, लेकिन पावर ज्यादा नहीं आएगी। मैंने आपको सिंपली समझा रखा है भाई, जो हमारी स्टैंडर्ड रीडिंग मशीन थी दैट इज इक्विवेलेंट टू योर लॉजिक, बस। तो जो कुछ लॉजिक कर सकते हैं वो हमारी स्टैंडर्ड रीडिंग मशीन कर सकती है, तो हमारे को 1% की भी इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिर कोई भी जो भी आपको लग रहा होगा कि कोई आपने कुछ कल को कोई ऐसी अजीब सा गेट में क्वेश्चन बन के आएगा और आपको लग रहा है कि शायद इसकी पावर, आपको लग रहा है इंट्यूशन से लग रहा है कि इसकी पावर ज्यादा है स्टैंडर्ड रीडिंग मशीन से, तो चुपचाप से बोल के आ जाना भी पावर सेम है। ठीक है, ज्यादा तो होने का कोई मतलब ही नहीं आना।
ठीक है, आई थिंक समझ चुके होगे। चलो ठीक है, आओ भाई वापस, ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है ये। ठीक है जी, तो एनडीटीएम वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है भाई, ट्यूरिंग मशीन विद ओनली 3 स्टेट्स। ये बात ध्यान रखना भाई, ये कोई भी लैंग्वेज आप दे दो, ट्यूरिंग मशीन विद ओनली 3 स्टेट्स ये काम करके दिखा सकते हैं। कैसे करते हैं उसको मारो गोली, तो इसलिए फिर ट्यूरिंग मशीन पे स्टेट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा कि मिनिमम कितनी स्टेट्स लगेंगी इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए, एंड आप 3 पे टिक लगा के आ सकते हो आंख बंद करके, इसलिए मैंने आपको इफेक्ट बता दिया है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आगे क्या कह रखा है, देखो, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन एंड एट मोस्ट 2 स्टेट्स। तो 2 स्टेट से भी हमारा काम हो जाता है, कोई भी लैंग्वेज दे दो 2 स्टेट से काम कर दूंगा मैं, लेकिन मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन होना चाहिए और स्टे ऑप्शन साथ होना चाहिए, बस। ठीक है, तो फैक्चुअल बातें इतने आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा इसी बातें मैंने आपके साथ कर ली, ताकि आपको कल कोई डाउट ना रहे कि सर जैसे आपने एफए में क्वेश्चंस कराए थे कि मिनिमम स्टेट्स कितने लगेंगे एंड सो, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि 3 स्टेट्स वाला सारा काम करके दे ही देते हैं। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है जी मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन बहुत सिंपल है ना। तो मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन देखो, मैं नीचे दिखा देता हूं आपको, ये क्या कह रही है, देखो। मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन कह रही है कि जैसे हमारे पास जनरली क्या होता था, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में सिंगल हेड होता था, तब हमारे पास मल्टीपल हेड्स हैं बस। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी ना जी ना, बिल्कुल पावर नहीं बढ़ेगी, है ना। मतलब हम सिंपली क्या है कि मल्टीपल डेटा हम एक बार में पढ़ पा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, आपको लग रहा है कि शायद पावर बढ़ जाएगी, जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है चुपचाप से बोल दो सेम पावर। ठीक है, तो मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन सेम पावर एज दैट ऑफ स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, सेम पावर एज एसटीएम स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, हर जगह ही सेम पावर आ रही है। तो देखिए आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि मल्टीपल हेड्स लगाने से क्या होगा भाई, आप मल्टीपल डेटा रीड कर लोगे और क्या होगा, एक ही बारी में पढ़ लोगे। जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन होगी उसमें अगर सिंगल हेड होगा तो फिर वो चक्कर लगाएगा और क्या करेगा। ठीक है, जैसे इसने ये एक बारी में ये और ये सिंबल पढ़ दिए, तो फिर क्या एक सिंगल रीडर हेड वाले ये काम नहीं कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी। यहाँ से ये सिंबल पढ़ लेगी, कुछ आगे बढ़ के यहाँ से ये पढ़ाएगी, फिर आगे यहाँ ये पढ़ाएगी और ये पढ़ाएगी। रफली समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मत ज्यादा इतने मत सोचना कि सेंस निकल रही है कि नहीं निकल रही, रफली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन बात जो है वो पकड़ दो कि मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन की सेम पावर है एज दैट ऑफ योर स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, दैट्स इट, बस। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक बात और मेरे मन में आ रही है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो काफी स्टूडेंट मेरे से एक डाउट पूछते थे, रादर काफी तो नहीं, एक दो बारी एक दो स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा जो मतलब मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा, मतलब जो बहुत मतलब डीप में चीजों को सोचते थे, उनके मन में एक बड़ी ब्यूटीफुल बात आई कि सर एक बात हमें ये समझाओ, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हेड्स हैं, तो अगर हो सकता है कि सारे के सारे हेड्स आकर के एक ही सेल पे खड़े हो गए, अगर सारे हेड्स आकर के एक ही सेल पे खड़े हो गए, मतलब ये देखो ऐसे। ठीक है, जैसे हमने माना है कि हमारे पास 4 रीड राइट हेड हैं, तो हम मानते हैं कि ये चार के चारों रीड राइट हेड एक ही सेल पे आके खड़े हो गए, तो अभी चारों अपने अपने मूव चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर किसका मूव मानोगे और किसका मूव नहीं मानोगे। जैसे सपोज कर लो, पहला हेड जो है वो कह रहा है कि ए पढ़ा था तो वो कहता है जी बी बनाओ, ये वाला हेड कहता है जी नहीं ए पढ़ा था ना अगर आपने तो आप उसको सी बनाओ। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ ये सब कुछ। ठीक है, तो पहले वाले हेड ने क्या कहा, मैं रफली लिख रहा हूँ, प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। फर्स्ट हेड ने क्या कहा, आपने जो ए पढ़ा है ना आप उसको बी बनाओ। ठीक है, सेकंड हेड बोला कि आपने जो ए पढ़ा है आप उसको सी बनाओ। थर्ड हेड कह रहा है कि आपने जो ए पढ़ा है आप उसको डी बनाओ, है ना। और जो फोर्थ हेड है वो क्या कह रहा है, आपने पढ़ा तो आप उसको ई बनाओ। तो फिर क्या बनाओ मैं, को बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ या ई बनाओ, क्या करूं मैं। तो फिर वही बात है, फिर आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो किस हेड की प्रायोरिटी ज्यादा है, किस हेड के हिसाब से आपको चलना है, वो सब आपको डिफाइन करना पड़ता है। खैर वो बातें बहुत अजीब है, इतना हमारे को रियली रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है जी, दैट्स इट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो यहाँ पे हमने अपनी जितनी भी मॉडिफिकेशन थी वो सारी कंप्लीट कर ली हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम ट्यूरिंग मशीन की पावर को कम कर सकें। अभी तो हमने क्या देखा भाई, किसी भी तरीके से ट्यूरिंग मशीन की पावर को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं सर कि हम पावर बढ़ा नहीं सकते, कि किसी तरीके से पावर को घटा सकते हैं, किसी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा करके। यस, ऑब्वियसली हम लोग पावर को घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते तो घटा तो सकते हैं, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा करके हम ये काम कर सकते हैं। तो सारी रेस्ट्रिक्शंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा गेट एग्जाम में, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ सारा कुछ पहले से, ट्यूरिंग मशीन एज टेप एज ए स्टैक, तो अगर आपने टेप को एज ए स्टैक यूज करा तो फिर क्या होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो ये सब बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कवर अप करूंगा। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके।